हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 10th के लेसन 3 का तीसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से यूरोपीय जनता भूख से मरने लगती है तो अमेरिका और आयरलैंड से उनके खाने पीने के लिए हर चीज उपलब्ध होती है। और फिर पहले उनके पास जिंदा जानवर जाते थे, बाद में उन्हीं जानवरों को मार करके उनका मांस भेजा जाने लगा, क्योंकि उसमें जहाजों में रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज लगा दिए गए थे और उनमें मांसों को रख करके कई दिनों तक ले जाया जाने लगा। आज उसी के आगे का पार्ट है रिपेंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। कह रहा कि अफ्रीका में 1890 के दशक में रिपेंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई, यानी कि यह जानवरों में फैली थी। मवेशी प्लेग यानी कि यह जानवरों में यह महामारी फैली थी। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलाने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थायी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा था। यानी कि जो जानवरों में यानी कि मवेशी जो पालतू जानवर होते थे, उन जानवरों में जब ये बीमारी फैली, कौन सी, रिंडर पेस्ट, तो उस समय जो उनकी आजीविका होती, जैसे उनके दूध दही से संबंधित व्यापार, तो उनकी आर्थिक स्थिति से गहरा असर पड़ने लगा। और इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय समाजवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल करके रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। फिर करा कि प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कोई कमी नहीं थी, जबकि वहां की आबादी बहुत कम थी। कहाँ की? अफ्रीका की। और सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी और कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता था। यानी कि जो अफ्रीकी की जिंदगी थी वो कामकाज यानी कि जमीनी कामकाज और पालतू पशुओं के सहारे चलता था। वैसे यहाँ वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। जैसे कोई व्यक्ति काम करता है तो तनख्वाह लेता है, वेतन लेता है, तो वहां पे वैसा चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास जमीन और पालतू पशु होते जिनकी वहां कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको यह भी बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की जरूरत क्या थी। यानी कि जब सारे काम ऐसे हो जाते थे तो फिर वेतन की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर करा कि 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी और यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहां एक ऐसी समस्या पेश आ गई जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। फिर वहां के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उनके अपने पास रोक के रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी और उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब तक करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। यह चित्र आपको दिखाया गया है। ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों तक आवागमन द ग्राफिक, यानी कि विल्ज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। फिर कहा कि काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून भी बदल दिए गए। यानी कि जो काश्तकार थे उन्हें स्वयं उनके ही जमीन से हटाने के लिए जो उत्तराधिकारी यानी कि राजा के बदले उसका पुत्र राजा बने, तो ये उत्तराधिकारी का कानून बदल दिया गया और नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अगर परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी और इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया ताकि उनके खुलेआम घूमने फिरने पे पाबंदी लगा दी गई। यानी कि जो वहाँ पे लोग थे उन्हें एक ऐसे जगह रखा जाता था जहाँ वो मनमाने घूम फिर नहीं सकते थे। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक में आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे और यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए और उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुंची थी।
कहाँ से पड़ती थी, यानी कि बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य से, यानी कि जो ब्रिटिश पे आधिपत्य जमा करके आए थे तो उन्हीं एशियाई देशों से वो बीमारी जानवरों के रास्ते आई थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अमेरिका की तरफ बढ़ने लगी, यानी कि जिस तरीके से आग फैलती है उसी तरीके से वह बीमारी जानवरों में फैलने लगी। और फिर 1892 में अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। फिर कहा कि 5 साल बाद यह केप यानी कि अफ्रीका का दूर दक्षिणी हिस्सा तक भी पहुंच गई और इंडर पेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों की मौत की नींद सुला दी, यानी कि यह महामारी यह हैजा ऐसे फैली कि 90% तक अफ्रीका के जानवरों को मार करके सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन भी खत्म हो गए और अपनी सत्ता को और मजबूत करने और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों, खान मालिकों और अपनी वैश्विक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। और बचे खुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। इनके जितने पशु बचे थे फिर उन्होंने क्या किया, उसे अपने कब्जे में ले लिया और फिर मजदूरों को जो उनसे बचे खुचे थे उनको मजबूरी में मजदूर बंड में ढकेल दिया। फिर कहा 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भाग पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही और भी कहानियां देखी जा सकती हैं। फिर कहा कि भारत से अनुबंधित श्रमिकों का अनुबंधी यानी कि गिरमिटिया जो बंधे हुए मजदूर थे। भारत से अनुबंधित यानी कि गिरमिटिया, अनुबंधित को ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है जो बंधित हो। श्रमिकों को ले जाया जाना 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि और कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी और कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीक प्रगति और दूसरों के क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी। फिर 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खादानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था और भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। यानी कि उन्हें अनुबंधित मतलब एक तरीके से बाधित कर करके एग्रीमेंट पे साइन करा करके उन्हें ले जाया जाता था कि हाँ आपको 5 साल तक काम करना है तो करना है, 5 साल के बाद ही आप अपने देश लौट सकते हैं। और फिर भारत के ज्यादा अनुबंधित श्रमिक मौजूद पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे और 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे और फिर कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे। फिर कहा कि जमीन का भाड़ा बढ़ गया था। कब? उस समय जमीन का भाड़ा बढ़ गया था। खानों और बागानों के लिए इन जमीनों को साफ किया जा रहा था और इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पे गहरा असर पड़ रहा था। वे बटाई पे जमीन को लेते थे लेकिन उनका भाड़ा नहीं चुका पाते थे और उन पर कर्जा चढ़ने लगा और काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़ते थे, यानी कि मजबूरन में उन्हें अपने घर बार छोड़ करके काम करने जाना पड़ता था। ये है वहां का त्रिनाद के एक कोको बागान में काम करने वाले भारतीय गिरमिटिया मजदूर, यानी 19वीं सदी का प्रारंभिक दौर था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह यानी कि मुख्य त्रिनाद, गुनाया और सूरीनाम इन महाद्वीपों में रखा जाता था। मॉरिशस और फिजी ले जाया जाता था और तमिल अप्रवासी सिलोन और मलाया जाकर काम करते थे और बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए ले जाया जाता था। फिर मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। एजेंटों से कमीशन मिलता था और बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव से होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए इन अनुबंधों को मान लेते थे और फिर एजेंट की भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां भी देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना है और किन जगहों पे नए काम नहीं करने हैं, जीवन के हालात कैसे होंगे, इन बारे में उन्हें की जानकारी नहीं दी जाती थी। और बहुत सारे प्रवासियों को यह भी नहीं बताया जाता कि उन्हें लंबी यात्रा पर भी जाना है, यानी कि समुद्री यात्रा पे, यानी कि उन्हें कुछ भी बताया नहीं जाता था। बस उन्हें यही बताया जाता था कि आपको 5 साल तक काम करना है और किस हालत में करना, कहाँ करना, ये सब कोई भी जानकारी नहीं दी जाती थी। फिर 19वीं सदी की इन अनुबंधित व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दे दिया और बागानों में का
बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था वे जैसे उम्मीद करके आए थे वहां वैसे हालात नहीं थे, यानी कि वहां पे जाने का उनकी स्थिति का पता चलता था। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियां कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे, यानी उनके पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं थे। और इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के लिए अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चले गए और अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उनकी भारी सजा दी जाती। और बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मविभक्ति के लिए एक नया रूप खोज निकाला। फिर कराया कि त्रिनाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया और इस मेले को यानी कि इमाम हुसैन के नाम पे नाम दिया गया और उसमें सभी धर्मों और नस्लों के मजदूर हिस्सा लेने लगे। और इसी प्रकार रास्ताफारियावाद नामक विद्रोह हुआ जिसमें अजमका के रहने गाय मामले ख्याति के शिखर पर जा पहुंचा। और भारतीय प्रवासी और कैरिबियन द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक दिखी जा सकती थी। और फिर त्रिनिदाद और गुना में मशहूर चटनी म्यूजिक की भारतीय प्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों की उदाहरण मिलती है। और इस तरीके से ये चित्र भी दिखाया गया है कि किस तरीके से उनके शिनाख्त के लिए गिरमिटिया मजदूर के चित्र हैं और उन्हें नंबर एक प्रकार से नंबर दिए जाते थे। तो इस तरीके से अनुबंधित गिरमिट मजदूरों को समाप्त होने के बाद भी वापस नहीं लौटे और जो वापस लौटे उनमें भी अधिकांश केवल कुछ समय के लिए ही उन्हें वापस भेजा जाता था, फिर वह मजबूरन फिर उसी में चले आते थे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो में हम कल देखेंगे। धन्यवाद।